हेलो फ्रेंड्स, मनीषा गर्ग और आज मैं लेके आई हूँ चीन की क्रांति का पार्ट 4। मित्रों, पार्ट 4 में हम चीन की क्रांति को आगे बढ़ाते हुए इसमें चीन की क्रांति के कारण पढ़ेंगे। और ये जो चीन की क्रांति है मित्रों, ये वो 1911 में होती है। हमने पहली वीडियो में जाना था बक्सर विद्रोह के बारे में। बक्सर विद्रोह के बाद जो संगठन प्रकाश में आए, जो संगठन बने, जैसे को लाओ हुई, ता लाओ हुई। मित्रों, ये जो चीनी नाम है ये मतलब बहुत ही बोलने में बहुत ही मुश्किल लगते हैं, लेकिन इनको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई और इलाज नहीं है। तो मित्रों, चीनी क्रांति के कारण शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आओ जानते हैं हम चीनी क्रांति के क्या कारण बने। मित्रों, पहला ही कारण जो अन्य देशों में था वही यहाँ पे था, अयोग्य शासक। क्रांति के कारण मित्रों हर जगह लगभग एक जैसे ही रहे हैं कि वहां की जो जनता होती है, सामान्य जनता होती है, वो जो राजा होते हैं उनसे असंतुष्ट होती है, शासकों से असंतुष्ट होती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही कारण बने, जनता जो थी वो अपने अयोग्य शासकों से असंतुष्ट थी। कैसे? चीन का जो प्रथम अफीम युद्ध मैंने आपको बताया मित्रों, अफीम युद्ध हुआ था 1939 में। उसमें चीन जो है अपने शासक की, अयोग्य शासक की वजह से हार गया था। अयोग्य शासक, और ये अयोग्य शासक कौन था? ये अयोग्य शासक था ताओ कुआंग। चीन का जो प्रथम अफीम युद्ध था उस समय ताओ कांग जो था वो चीन का शासक था, ताओ कुआंग। और ये एक अकुशल शासक था, अयोग्य शासक था। और इसकी अयोग्यता के कारण ही, इसकी अदूरदर्शिता के कारण ही चीन प्रथम अफीम युद्ध में पराजित हो गया था। फिर मित्रों एक और घटना घटित होती है कि 1908 में एक 2.5 वर्षीय बालक को राजा बना दिया जाता है। ये जो 2.5 वर्षीय बालक मांचू राजवंश का अंतिम शासक माना जाता है, और इसका नाम होता है चुंग हसुआंग। चुंग हसुआंग, ये 2.5 वर्षीय बालक होता है और इसका नाम होता है चुंग हसुआंग। इसको शासक बना दिया जाता है। अब आप ही मित्रों देखिए, 2.5 वर्ष का बालक क्या शासन संभालेगा? तो इस तरह क्या वहां पे पूरी तरह राजनीतिक अकुशलता थी, शासन संभालने के लायक नहीं था। वहां का जो वंश था, जिसका नाम मांचू वंश था, और इसको क्या है, ये जो है मांचू वंश का अंतिम शासक था चुंग हसुआंग। इसके बाद मित्रों एक कारण और था प्राचीनता से प्रेरणा। तो यहाँ भी मित्रों वही बात आ जाती है कि यहाँ जो विद्वान थे, उन्होंने एक जो मुख्य विद्वान थे उनका नाम है कन्फ्यूशियस। इन्होंने, कन्फ्यूशियस ने चीन की जो जनता थी उसको यह प्रेरणा दी कि क्रांति करो, और क्रांति के द्वारा जो या असफल, जो अयोग्य शासक है उसको हटा दो। चीन में कुछ ऐसा ही हुआ मित्रों। यहाँ क्या हुआ, चांग काई शेक, चांग काई शेक, चांग काई शेक के नेतृत्व में क्रांति होती है। और चांग काई शेक के नेतृत्व में पुनर्जीवन आंदोलन चलाया जाता है मित्रों। पुनर्जीवन नाम से ही संबंधित था कि वहां की शासन व्यवस्था में जनता जो थी वो परिवर्तन चाहती थी, पुनर्जीवन चाहती थी। इसीलिए यहाँ पे चांग काई शेक के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया, पुनर्जीवन आंदोलन। और इस चांग काई शेक ने मित्रों 2 पुस्तकें लिखी। 2 पुस्तकें इनकी बहुत फेमस है। एक तो है चाइनीज डेस्टिनी, चाइनीज डेस्टिनी मित्रों, पुस्तकों के नाम आप नोट कर लीजिए प्लीज। चाइनीज, दूसरी है मित्रों, पहली ये चाइनीज डेस्टिनी और दूसरी है चाइनीज इकोनॉमिक थ्योरी, चाइनीज इकोनॉमिक थ्योरी। इसमें इन्होंने चीन की जो राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था थी उन सब का वर्णन किया इन 2 पुस्तकों में, और ये इनकी बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं। फिर मित्रों जानते हैं कि चीन में जो क्रांति होती है 1911 में, उसका तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण था कि मित्रों चीन में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1909 से लेकर 1911 तक। 1909 से 1911 तक वहां पर रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, लेकिन चीन की जो जनता थी वो सरकार की इस मतलब रेलवे लाइन बिछाने की नीति का विरोध कर रही थी। अब प्रश्न ये उठता है कि इस विरोध का कारण क्या था, कि रेलवे मार्गों का विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि ये तो एक विकास की दिशा में पहला कदम बढ़ा रहा था चीन, तो इसका क्यों हो रहा था? क्योंकि मित्रों चीन की जो जनता थी वो चाहती थी कि सरकार रेल लाइनों का निर्माण तो करे,
लेकिन विदेशियों के पैसे से नहीं बल्कि स्वदेशी पैसे से चीन में रेलवे लाइन बिछाई जाए। यानी कि स्वाभिमानी जनता थी और चाहती थी कि हमारे देश में जब रेलवे लाइन बिछाई जाए तो वो हमारे ही पैसों से बने, रेलवे लाइन हमारे ही देश के धन से बने, और रेलवे लाइन जो बिछाई जाए वो केंद्रीय आधार पर नहीं प्रांतीय आधार पर बने, केंद्रीय नहीं प्रांतीय आधार पर बिछाई जाए। यानी कि प्रांतों में भी रेलवे की सुविधा होनी चाहिए, प्रांतीय आधार पर रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए। इसलिए जो चीन की जनता थी वो चीन की सरकार की रेल मार्गों की जो नीति थी उसका विरोध करी थी। यही जो है चीन की क्रांति का तत्कालीन कारण बना। अब 1911 में क्या हुआ कि मित्रों एक जगह चीन का जो हांगको नामक एक स्थान था, इसके बाद ये मैं तीसरा कारण आपको बता रही हूँ, हांगको नामक स्थान। यहाँ पर क्या होता है कि रूसी बस्ती होती है, एक रूसी बस्ती में बम विस्फोट हो जाता है। हांगको नामक स्थान रूसी बस्ती, और यहाँ पर क्या होता है बम विस्फोट हो जाता है, और जब जांच होती है यहाँ पे इस विस्फोट होने के कारणों का पता लगाया जाता है तो ये पता लगता है कि यहाँ पे क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन द्वारा ये विस्फोट कराया गया। और एक अन्य प्रांत जिसका नाम था वुचांग, एक दूसरी जगह थी, दूसरा प्रांत था, पहला तो था हांगको और दूसरा जहाँ पे बम विस्फोट होता है, और दूसरा क्या वुचांग। इस वुचांग प्रांत की सेना ने, यहाँ भी एक मतलब गुप्त संगठन था क्रांतिकारियों का वुचांग में, इसकी सेना ने और हांगको में क्रांतिकारियों का समर्थन किया, नेतृत्व किया, और यहाँ पर क्या बम विस्फोट करवा दिया। तो मित्रों इस तरह क्या कि क्रांति की जो वहां पे क्या है क्रांति के विस्फोट हो रहे थे वहां पे चीन में जगह जगह, और हांगको में जो वो स्थान था जहाँ पर बम विस्फोट हुआ था। इसके बाद हम जानते हैं कि ली युआन एक व्यक्ति था मित्रों, ली युआन, ली युआन के नेतृत्व में हांगको, और मतलब ये व्यक्ति था जिसने हांगको और वुचांग में विद्रोह करवाया था। कौन था? ली युआन। जांच में पता चलता है कि ये इन दोनों का नेतृत्व कर रहा था, इन दोनों स्थानों की सेना का या गुप्त संगठनों का, क्रांतिकारी जो संगठन थे उनका ये व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था, ये व्यक्ति लियान युआंग। इसके द्वारा हांगको व वुचांग में विद्रोह किया गया, और विद्रोह को मतलब ये जो विद्रोह है कई जगह पे फैल गया और शंघाई तक चला गया, लेकिन इसको दबाने की सरकार ने बहुत प्रयास किए, और लास्ट में क्या हुआ, शंघाई में एक अस्थायी सरकार जो है वो बनानी पड़ी। इसके बाद जानते हैं कि मांचू राजवंश ने इस विद्रोह को दबाने के प्रयास बहुत किए, युआन शिकाई को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मतलब ये जो विद्रोह था क्रांतिकारियों का ये रुक ही नहीं रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि शंघाई में अस्थायी सरकार बना दी थी, लेकिन फिर भी ये जनता में भड़कता ही जा रहा था। फिर क्या हुआ था, युआन शिकाई नाम के एक व्यक्ति को चीन का जो मांचू राजवंश था वो इस विद्रोह को दबाने के लिए अपना प्रधानमंत्री बनाता है, और दिसंबर 1911 में सन यात सेन का नाम आता है मित्रों, जो चीन की क्रांति के फेमस नेता है सन यात सेन। ये चीन में आते हैं, कब आते हैं? 1911 में मित्रों। जब ये चीन आते हैं तो शंघाई की जो अस्थायी सरकार होती है ये इन्हें अपना नेता चुन लेती है, और सन यात सेन क्या करते हैं कि युआन शिकाई जो सरकार का प्रधानमंत्री होता है उस पर इस शर्त पर समझौता करते हैं कि चीन में गणतंत्र की स्थापना की जाएगी। मतलब वो क्या चाहते हैं, पहले हमने सन यात सेन के बारे में पढ़ा कि उस समाजवाद, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, गणतंत्र ये उनका नारा था। जनता में वहां चीन में ऐसा ही शासन स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए वो क्या करते हैं कि चीन का जो प्रधानमंत्री होता है युआन शिकाई, इसके साथ वो समझौता कर लेते हैं कि मैं शंघाई सरकार का नेता बन जाऊंगा, लेकिन तुमको चीन में गणतंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी, गणतंत्र की स्थापना। फरवरी 1912 में मित्रों क्या होता है कि मांचू राजवंश का पतन हो जाता है, क्योंकि जब गणतंत्र की स्थापना होगी चीन में तो राजवंश का तो समापन ही होगा, पतन ही होगा, मांचू राजवंश का पतन हो जाता है। पतन होने के बाद क्या होता है, युआन शिकाई जो है वो चीन में गणतंत्र सरकार का प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री तो बन जाता है लेकिन मित्रों पूरी तरह से गणतंत्र सरकार की स्थापना नहीं हो पाती, और वो क्या करता है, तानाशाही
तानाशाही सरकार की स्थापना करता है मित्रों। युआन शिकाई जो प्रधानमंत्री होता है चीन का, वो तानाशाही सरकार की स्थापना करता है चीन में। और 1916 में क्या होता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? युआन शिकाई की 1916 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मित्रों क्या होता है कि एक सिद्धांत के बारे में हम जानते हैं और चीन की क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। इसका नाम है एशिया का मुनरो सिद्धांत। ये क्या था मित्रों? ये क्या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जनवरी 1915 में जापान के द्वारा चीन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था मुनरो सिद्धांत। बेहद ही इम्पोर्टेंट मित्रों ये फैक्ट, एशिया का मुनरो सिद्धांत। इसका पूरा नाम क्या है? एशिया का मुनरो सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया गया था जापान के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1915 में जापान के द्वारा। क्या कहा जापान ने चीन के समक्ष प्रस्तुत किया? तो क्या कहा? जिसमें जापान ने चीन से 21 मांगे रखी। क्या मांगे रखी उसने? चीन के समक्ष 21 मांगे रखी। अब ये 21 मांगे क्या थी? जापान का उद्देश्य क्या था? मतलब 21 मांगे उसे रखी, क्यों रखी? आखिर उसका उद्देश्य क्या था जापान का? रखी जापान ने, क्या उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान जो था वो एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहता था। और इन मांगों को ही मित्रों जो उसने चीन के समक्ष रखी थी, इन मांगों को ही मुनरो का सिद्धांत कहा गया। मुनरो के सिद्धांत के नाम से जाना गया। 1922 में मित्रों पहले भी हमने जाना प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि निशस्त्रीकरण सम्मेलन होता है वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में निशस्त्रीकरण सम्मेलन होता है 1922 में। इसमें क्या होता है कि अमेरिका व अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने मतलब चीन को मान लिया कि अब चीन जो है वो बंटा नहीं हुआ है, चीन एक ही राष्ट्र है, इसमें अब विदेशी जो है वो इसको बांट नहीं सकते, इसके क्षेत्रों पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। निशस्त्रीकरण सम्मेलन में ये हुआ। तो मित्रों अब इसके आगे का जो पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।